नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उपन्यास का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं उपन्यास की प्रस्तावना में। तो कहानी कहने की परंपरा जितनी आदिम है, उपन्यास के उद्भव की कहानी उतनी ही नई है। साहित्यिक विधाओं में उपन्यास सर्वाधिक नया, आधुनिक और लोकप्रिय विधा है। कथा कहने की आदिम परंपरा से भिन्न उपन्यास निश्चित औद्योगिक सभ्यता की उपज है। छापेखाने और मुद्रण के आविष्कार ने इस विधा को ठोस जमीन उपलब्ध कराया। उपन्यास और सिनेमा दोनों ही तकनीकी युग के कला रूप है। यह ठीक है कि गल्प, फिक्शन या आख्यान नरेशन के अर्थ में कथा तत्व के लिए उपन्यास का एक रिश्ता महाकाव्यों, मध्ययुगीन प्रेमाख्यान, इतिहास, पुराण और नाटकों से बनता है, पर उपन्यास से प्राचीन कथात्मक रूपों और शैलियों का आधुनिक और परिष्कृत विकास भर नहीं है। उसने अपने जन्म से लेकर अब तक रूप, रचना, शैली, विधान सब में प्रयोग और विकास की भिन्न भिन्न मंजिलें पार की है। वैसे तो साहित्य की सभी विधाएं केवल साहित्यिक रचना मात्र नहीं होती, वह एक राजनीतिक व सामाजिक संरचना भी होती है। परंतु इस धरातल पर अन्य साहित्य रूपों की तुलना में उपन्यास सर्वाधिक समर्थ विधा रूप है। यही कारण है कि उपन्यास इतिहास और सामाजिक अध्ययनों में महज एक साहित्यिक संरचना या लिटरेरी कंस्ट्रक्शन की तरह नहीं पढ़ा जाता। बदलते सामाजिक संरचना को समझने के लिए उसे एक ऐतिहासिक व सामाजिक पाठ्य की तरह भी पढ़ा जाता है। इसका कारण यह है कि उपन्यास मानव सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक प्रगति और अंतर विरोधों का सूत्रीकरण करने वाली सबसे सशक्त और कारगर विधा है। वह समाज और व्यक्ति के रिश्तों, विरोधों और अंतर्द्वंद्वों को संपूर्णता के साथ पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ उपन्यास संरचना संबंधी आलोचना और मूल्यांकन के अब तक के विकसित आधार तर्कों और मूल्यांकन पद्धतियों, निरूपण के तरीकों, विषय रूप और कथ्य संबंधी नवीनता के साथ साथ नई बनने और विकसित होने वाली विश्लेषण पद्धतियों, मूल्यांकन दृष्टियों और प्रविधियों को प्रस्तुत करने का हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे, ताकि हम उपन्यास के बारे में अच्छे से समझ सकें। हम अब चलते हैं उपन्यास के उद्भव और विकास के बारे में। तो साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन कीजिए। उद्भव और विकास। माना जाता है कि पुराने सामंती और प्रजातांत्रिक समाजों में ईश्वर, ईश्वर पुत्रों, देवदूतों, राजाओं और चरित नायकों या नायिकाओं को केंद्र बनाकर चरित काव्य या महाकाव्यों की रचना हुई। रेनेसां के बाद उनकी जगह उपन्यास ने ले ली। इसी तर्क पर उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया। ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक रूपों और संरचनाओं में हुए नवीन परिवर्तनों से अभिव्यक्ति के रूपों और संरचनाओं में भी नवीनता आई। उपन्यास या नॉवेल इसी नवीन रूपगत रचना की अभिव्यक्ति बनकर आया। बांग्ला में उपन्यास के लिए प्रयुक्त नवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नवल शब्द इसी नूतनता को द्योतित करता है।
उपन्यास का उदय को लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रस्तुत अपने शोध प्रबंध में जो नोट है वो इस लक्षण को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि पुरानी साहित्यिक विधाओं में परंपरा का अनुसरण ही सामान्य कसौटी था। ध्यानपूर्वक पढ़िए, पुरानी साहित्यिक विधाओं में परंपरा का अनुसरण ही सामान्य कसौटी था। जैसे उदाहरण के लिए प्राचीन एवं पुनर्जागरण युग के महाकाव्यों में कथानक अतीत के इतिहास अथवा दंत कथाओं पर आधारित थे और लेखक के प्रतिपादन की योग्यता शैली के निर्धारित भाव के अनुसार साहित्यिक सौष्ठव प्रदर्शित करने से आ जाती थी। इस साहित्यिक रूढ़िवाद को प्रथम और सबसे बड़ी चुनौती उपन्यास से मिली। इसका प्रमुख सिद्धांत व्यक्तिगत अनुभव के प्रति सच्चाई है। यह व्यक्तिगत अनुभव सदैव विशिष्ट होते हैं, अतः नवीन भी। इस प्रकार उपन्यास संस्कृति का एक ऐसा तर्कपूर्ण साहित्यिक माध्यम है जिसने गत कुछ एक शताब्दियों में मौलिक अथवा नवीनता को महत्व प्रदान किया है। अतः इस विधा को नॉवेल के नाम से भी अभिहित करना सार्थक ही है। उपन्यास का वास्तविक रूप 18वीं शताब्दी के अंत में स्पष्ट हुआ। इंग्लैंड में पूंजीपतियों के राज्य सत्ता और राजनीति में प्रभावी हस्तक्षेप के बाद वैश्विक पूंजीवादी आकांक्षा के चलते उपनिवेशवाद के साथ साथ उपन्यास का रूप भी स्थिर होने लगा और प्रचार प्रसार भी बढ़ता गया। रोल्स फॉक्स ने इन्हीं अर्थों में उपन्यास को पूंजीवादी आकांक्षा का विशिष्ट साहित्य रूप कहा है। अपनी पुस्तक दी नॉवेल एंड दी पीपुल अर्थात उपन्यास और लोक जीवन में उन्होंने पूंजीवाद और उपन्यास के संबंधों पर विस्तार से लिखा है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों की तरह भारत में भी उपन्यास का जन्म उपनिवेशवादी मन संरचना में हुआ। इसमें संदेह नहीं है कि अन्य उपनिवेशित देशों की तरह यहाँ भी शुरू से ही उपन्यास एक राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक रूप बनकर आया। यहाँ के भी सजग सचेत उपन्यासकारों ने अपने समय समाज की समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए सामाजिक राजनीतिक पहल में योगदान दिया। लेस्ली फिडलर के कथन देश और उपन्यास एक साथ जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा है कि देश और उपन्यास एक साथ जन्म लेते हैं। इसी का सहारा लेते हुए नामवर सिंह ने सन 1857 के महाविद्रोह से उत्पन्न राजनीतिक उथल-पुथल को इस संदर्भ में एक लक्षण के तौर पर रेखांकित किया है। उल्लेखनीय यह भी है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सही अर्थों में भारतीय उपन्यास का चेहरा उपनिवेशवाद या पूंजीवादी का विरोधी चेहरा बनकर नहीं आता। इन उपन्यासकारों के यहाँ फील्डिंग, फ्लाबेयर और डिकेंस आदि की तरह पूंजीवादी समाज व्यवस्था की आलोचना नहीं मिलती। इसके पीछे का मूल कारण संभवतः सामंतवादी मानसिकता और पूंजीवादी व्यवस्था की वह चालाक संरचनाएं हैं जिनकी दुर्भी संधियों में पराधीन भारत गुजर रहा था। नव विकसित मध्यम वर्ग और उसके शुरुआती चरित्र को इन दुर्भी संधियों में फंसा हुआ देखा जा सकता है। सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास इसके उदाहरण हैं। इससे भिन्न एक दूसरी उपन्यास की दुनिया है जिसमें सामंती तत्वों के साथ साम्राज्यवादी मानसिकता वाले इतिहासकारों द्वारा प्रदत्त वह भारतीय छवि भी है जो तिलस्मी, अय्यारी और चमत्कारों से निर्मित जादू टोने
चमत्कार, सस्पेंस, कौतूहल और उत्साह में विन्यस्त औपन्यासिक दुनिया है। जासूसी उपन्यासों पर काम करते हुए फ्रेंचेस्का ओरेसेनी के लिए जासूसी उपन्यास सन 19वीं सदी के उत्तर भारत की एक व्यावसायिक विधा नामक लेख में यह निष्कर्ष देने लायक है कि उन्होंने निष्कर्ष दिया कि यह उर्दू, फारसी की दास्तानों और लोकप्रिय रूमानी और रोमांचक दुनिया है जिसमें राजाओं और राजकुमारों, जादुई परियों और उनका अलौकिक संसार रहता है। यह उन संपत्तिशाली वर्गों की दास्तान थी जिनमें भूस्वामी और नगरों में रहने वाले बड़े सौदागर शामिल थे। ऐसे उपन्यासों की प्रतिनिधि उपन्यासकार कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री। इनकी रचनाएं हैं जैसे चंद्रकांता संतति, भूतनाथ इत्यादि। इन उपन्यासों की रोचकता और पाठ की लोकप्रियता से सभी परिचित है। इससे भिन्न प्रवृत्ति वाले उपन्यासों की एक दूसरी कोटि सोसाइटी नॉवेल्स की है, जिनका उल्लेख विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़ी के कादम्बरी, जो सन 1902 में छपी, नामक लेख में मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी उपन्यास भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी योजना का एक साहित्य के रूप में बनकर ही सामने आया। बेनेडिक्ट एंडरसन के शब्दों में कहें तो प्रिंट कैपिटलिज्म का एक नमूना था यह जो उपन्यास था। यह परिदृश्य 20वीं सदी में प्रेमचंद के आने के साथ ही बदलता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से आज हमने उपन्यास का इतिहास को जाना कि कैसे उपन्यास का उदय हुआ भारत में और किस तरह से उपन्यास की प्रकृति थी 20वीं शताब्दी से पहले। तो आशा करते हैं कि आपको इस लेक्चर से कुछ अवश्य ही सीखने को मिला होगा और अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप और ऐसी लेक्चर देखना पसंद करेंगे।